की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन दौरे पर हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। आज इन्वेस्टर्स और प्रवासी मीट में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 3:45 से 5:45 तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन है और 6:30 बजे से रात के 8:05 तक राइजिंग राजस्थान प्रवासी मीट भी है। तो लंदन दौरे पर है और इसके पहले जर्मनी दौरे पे थे। उसके बाद से सबसे पहले तो जापान और नॉर्थ कोरिया दौरे पे गए हैं और राइजिंग राजस्थान को लेकर आज लंदन के दौरे पर इन्वेस्टर मीट की टाइमिंग भी हमने आपको बताई, जिसमें आज वो शिरकत करेंगे। शाम 6:30 बजे से 8:05 तक शाम का वो समय बताया जा रहा है, जिसमें राइजिंग राजस्थान प्रवासी मीट होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो आज इन्वेस्टर्स और प्रवासी मीट में शामिल होंगे सीएम। आज इन्वेस्टर्स से बातचीत करेंगे। लंदन के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। राइजिंग राजस्थान को लेकर सीएम का ये विदेश दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 6:30 से 8 तक राइजिंग राजस्थान प्रवासी मीट रहने वाला है। बताते चले, इसके पहले जर्मनी को को पार्टनर बनाने के लिए भी अप्रोच किया था। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि आज लंदन दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और दूसरी तरफ राइजिंग राजस्थान क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार टारगेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीडीपी को राजस्थान की दुगनी करने का वादा किया है और इस क्रम में राइजिंग राजस्थान बेहद ही महत्वपूर्ण वो कार्यक्रम माना जा रहा है और उसके लिए आप देखिए तैयारियां कितनी जोरों शोरों से चल रही हैं। इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री खुद अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जापान हो। मुख्यमंत्री खुद इसमें लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जर्मनी में हमने देखा डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी थी और लंदन में भी हालांकि वो नजर आ रही है। प्रवासी मीट और राजस्थान राइजिंग समिट दोनों है, जिसमें आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। जर्मनी में भी हमने देखा जहां पर प्रवासी राजस्थानियों से उन्होंने बात की थी। और इस बीच जयपुर से भी बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की कोर्ट में आज पेशी होगी। 7 दिन की रिमांड पूरी होने पर होगी पेशी। दोपहर करीब 12 से 2 बजे के बीच कोर्ट में पेशी करेगी एसओजी। तो 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की कोर्ट में आज पेशी रहने वाली है। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस यह है। 7 दिन की रिमांड पूरी होने पर पेशी जो है वो रहेगी। दोपहर करीब 12 से 2 बजे के बीच कोर्ट में पेश करेगी एसओजी। तो आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में 5 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था, उनसे पुलिस पूछताछ के बाद आज कोर्ट में पेश करेगी। आज कोर्ट में पेशी के बाद देखना होगा कि क्या कुछ है। दोपहर 12 बजे करीब और 12 से 2 के बीच में वो समय बताया जा रहा है जब 7 दिन की रिमांड पूरी हो गई थी और आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। अब आज देखना है कि क्या पुलिस के एसओजी के द्वारा क्या इन 5 जो गिरफ्तार किए गए थे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, क्या उनको रिमांड की अवधि और एसओजी की तरफ से बढ़ाई जाती है, मांगी जाती है। क्या अभी पूछताछ की जो कार्रवाई है वो अभी और चलनी है, क्योंकि अगर रिमांड मांगी जाती है तो क्या कोर्ट में रिमांड दी जाती है और अगर रिमांड में जितने भी सवाल पूछने थे अगर संतुष्ट हो गई होगी एसओजी तो आज कोर्ट से सीधे इनको जेल भेजा जाएगा। तो इस क्रम में आप देखिए लगातार जो संख्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है। एक तरफ आप ये भी देखिए कि जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जो लोग सफल हुए थे उनके परिजन धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि जो अन्याय जिन्होंने गलती की है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो सफल है उनके ऊपर इस तरह से अगर भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी तो वो उनके लिए अन्याय साबित होगा। तो 2 एंगल इसमें चल रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि आज जो 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर 7 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दोपहर के कम से कम 12 बजे से 2 बजे तक इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पूरी होने के बाद अपनी दलीलें एसओजी की तरफ से पेश की जाएंगी और उसके बाद देखना है कि दलीलों में क्या रिमांड की अवधि और मांगी जाती है, बढ़ाने की बात की जाती है या फिर सीधे इनको आज कोर्ट से जेल भेजा जाएगा। इस क्रम में आप देखिए 50 से ज्यादा संख्या पहुंच रही है और इसमें आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य भी हालांकि इसमें धरे गए, चाहे वो रामूराम रायका हो या बाबूलाल की हम बात करें। लेकिन आज जो 5 जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए थे, आज उनकी रिमांड 7 दिन की रिमांड पर गए थे, वो अवधि खत्म हो रही है और आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोपहर 12 से 2 के बीच में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर ब्यावर से आपको देंगे, जहां पर यात्रियों से भरी प्राइवेट बस टायर फटने से पलटी है। बस में सवार एक सवारी की मौत हो गई है।
24 से ज्यादा यात्री हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया है। ब्यावर सदर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। यात्रियों से भरी प्राइवेट बस की जो टायर था वो फट गया था, जिसमें ये भीषण हादसा हुआ है। बस में सवार एक सवारी की मौत भी हो गई है। 24 से ज्यादा घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। ब्यावर सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यात्रियों से भरी ये प्राइवेट बस थी जिसका टायर फट गया और इसी दौरान एक की मौत की सूचना सामने आ रही है। एक सवारी की मौत हो गई है। बाकी जो अन्य सवारी उसमें मौजूद थे, जो 14 से अधिक यात्री बताए जा रहे हैं, वो हादसे का शिकार हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही बस है जो हादसे का शिकार हुई है। टायर फट गया था और तभी अचानक टायर फटने से बस जो है वो पलट गई। इसमें 24 से ज्यादा सवारियां थी। एक सवारी की मौत बताई जा रही है, बाकी सवारियां घायल हैं। सभी का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है और जो बस पलटी है उसे फिलहाल सीधा कर दिया गया है और आगे जो यातायात है उसे सुचारू किया गया है। तो ब्यावर से आप ये खबर देखिए कि ये बस किसी से टकराई नहीं है, बल्कि बस में सवार यात्रियों की जान जोखिम में तब पड़ी जब यात्रियों से भरी ये प्राइवेट बस का अचानक से वो जो टायर है वो फट गया और टायर फटने की वजह से बैलेंस बिगड़ा और जिसमें एक की मौत और 24 घायल। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी है अभी इसमें? जी बिल्कुल, देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच जो है भरतपुर से सांचौर की ओर जाने वाली बस का अचानक खरवा जो गांव है वहां पर हाईवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद टायर फट गया और उसके बाद अचानक जो है बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पूरी की पूरी भरी हुई थी। इस दौरान इस बस में सवार एक यात्री की मौत जो हो गई है और इसमें जो है 18 जो है सवारियां घायल हो गई हैं। इसके साथ साथ 4 सवारियों को जो है वो इमरजेंसी गंभीर घायल होने पर जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका भी उपचार जारी है, जिसमें से 4 की स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है और इस मामले में अब ब्यावर सदर थाना पुलिस जांच में जुटी है। रातों रात जो है सभी घायलों को पहले तो राजकीय अमृतकौर अस्पताल जो ब्यावर में स्थित है वहां पर ले जाया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से 3 से 4 एम्बुलेंस उसमें लगी थी और उसके बाद गंभीर घायलों को जब डॉक्टर ने देखा तो उसके बाद जो उन्हें जेएलएन अस्पताल अजमेर में रेफर किया गया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी पहचान करके उसका जो पोस्टमार्टम है वो ब्यावर में किया जाना है और उसके बाद इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाना है। बस किसकी थी, कौन चला रहा था, इसके पीछे क्या कारण है, ये सभी पहलुओं को लेकर अब पुलिस जो है सुबह जांच करेगी। फिलहाल जो है मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है और उसको जो है पोस्टमार्टम के बाद वापस इसमें कार्रवाई की जानी है। जो घायल है उनको पर्याप्त इलाज मिले, इसे लेकर भी जो है व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन की ओर से की जा रही है। कितने बजे का हादसा होगा लगभग अशोक ये, और क्या अब वहां पर यातायात पूरी तरीके से सुचारू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, रात की 1:30 से 1:45 के बीच के मध्य की घटना जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि रात को जो है तेज रफ्तार में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो चलती है। ये वीडियो कोच जो है भरतपुर से सांचौर की ओर जा रही थी और इसी दौरान खरवा के नजदीक डिवाइडर से वो बस का जो है एक टायर टकराया और वो वहीं फट गया और उसके कारण जो है ये बड़ा हादसा हुआ था। हालांकि रात को यातायात कम रहता है, इसलिए ज्यादा गंभीर जो है पूरा मामला नहीं हुआ, लेकिन यातायात को रातों रात जो है जो एसएचओ है उनकी ओर से बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर शास्त्री नगर में छात्र ने सुसाइड किया है। यूपी का रहने वाला है ये मृतक छात्र, जिसका नाम आशुतोष है, जिसने सुसाइड किया। पुलिस ने मृतक परिजनों को सूचना दी गई है और शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो कोचिंग नगरी में सुसाइड का ये मामला एक बार फिर निकलकर सामने आया है। शास्त्री नगर में ये छात्र रहता था, जहां पर छात्र ने जो सुसाइड किया है, मृतक छात्र का नाम आशुतोष बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक परिजनों को जो है मृतक के परिजनों को जो है ये जानकारी दे दी गई है और साथ ही साथ अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शास्त्री नगर में छात्र ने सुसाइड किया है। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का, नाम आशुतोष है। और कोचिंग नगरी में लगातार आप देखिए कि सुसाइड के मसले थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर कोचिंग नगरी में एक छात्र ने मौत को गले लगा लिया। वजह अभी फिलहाल सामने नहीं आई है कि क्या ऐसी वजह है, लेकिन पुलिस ने मृतक परिजनों को सूचना जरूर दे दी है। जैसे ही पहुंचेगी शव को एमबीएस अस्पताल में रखवा भी दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया गया है। न्याय की देवी की मूर्ति से आंखों की जो पट्टी है उसे हटा दिया गया है और साथ ही हाथ में तलवार की जगह संविधान को भी रखा गया है। परंपरागत मूर्ति की तरह एक हाथ में तराजू तो है, पर दूसरे हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान भी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि कैसे इस नई मूर्ति को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है और उसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। तो फिलहाल पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी से ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर है, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके साथ अब दावों का सिलसिला भी तेज हो गया है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस दोनों ही क्लीन स्वीप की बात कर रही है, लेकिन 23 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि किसके दावों में कितना दम है। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव से पहले जीत का दावा करते दिखे दिग्गज। हम सातों के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी सातों सीटें जीतने का दावा। तेईस नवंबर को होगी तस्वीर साफ। जब भी चुनाव आते हैं, सियासतदान बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं और ऐसा होना लाजमी भी है। अब राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बात बीजेपी की करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। ऐसे में पार्टी नेताओं से लेकर डिप्टी सीएम तक सभी बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। 8 तारीखों का ऐलान हो गया और भारतीय जनता पार्टी और हमारा पूरा संगठन मिलकर और पूरी तैयारी में है। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की हमारे जो संगठन है पूरा मजबूती से साथ है और हमारे शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो भी निर्णय करेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा, हम सारे मिलकर हम 7 सीटें जीतेंगे। 7 सीटों में से 1 सीट हमारे पास थी जनरल इलेक्शन में, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। अब इन 10 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का काम राजस्थान में किया है, युवाओं के हितों का संरक्षण करने का काम किया है, पेपर लीक माफिया को जेल में पहुंचाने का काम किया है, हम 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उपचुनाव पर जीत के सवाल को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी लंबे वक्त से चुनाव के लिए तैयार है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। किस तरह के प्रत्याशी देखने को मिलेंगे? क्या जन सेवक मिलेंगे आपको, सारे जन सेवक मिलेंगे जो जनता की सेवा कर सके। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो मतलब 7 सीटें वही जीतेंगे कांग्रेस। वो तो सपने देखने में क्या दिक्कत है, वो सपने देखे, हम तो हकीकत पे चल रहे हैं। और कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने चुनौती क्या है? हम तो सभी सीटें जीतने वाले हैं। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी को उपचुनाव में 0 सीट मिलेगी क्योंकि जनता का मोह बीजेपी से भंग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी और वो इसलिए मिलेंगी कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर राजस्थान में जनता ने बनाई थी, तो मैं समझता हूं कि ये यूटर्न सरकार बन चुकी है। इसलिए जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। जनता के वेलफेयर के लिए इन्होंने गर्मियों में न पानी की व्यवस्था की लोगों के लिए, न बिजली की व्यवस्था कर पाए। मैं समझता हूं कि उपचुनाव के अंदर इनको सबक सिखाएगी। हालांकि उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट और गठबंधन के सवाल पर आला कमान के जरिए फैसला करने की बात कही है। जो आला कमान वहां से उम्मीदवार देगा
वो उम्मीदवार हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत करके चुनाव जीतेगा। अलायंस के लिए हमारा केवल लोकसभा में इंडिया गठबंधन में आरएलपी की सीट हमने दी थी। नागौर में हनुमान बेनीवाल जी जीते थे, एमपी है हमारे इंडिया गठबंधन के। अब विधानसभा उपचुनाव में समझौता होना नहीं होना या और किसी के साथ होना नहीं होना, ये सब पार्टी हाईकमान तय करता है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलुम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में उससे पहले दांव और वादों का दौर चलना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से बड़ी खबर है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक जारी है। आज RUHS के रेजिडेंट करेंगे इलेक्टिव सर्विस का बहिष्कार। कल से रेजिडेंट की संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी। हालांकि चिकित्सा मंत्री ने सख्त संदेश भी दिया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि रेजिडेंट ने भी उनके बयान पे हालांकि पलटवार किया जब उन्होंने सख्त संदेश दिया है। और आज इनकी स्ट्राइक जारी है, लगातार दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये स्ट्राइक मांगे हैं और इसके पहले भी 45 दिन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक से उठे थे क्योंकि कुछ समझौते हुए थे जिसको लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन वो लागू नहीं हुए। तो एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। और अब कोटा से बड़ी खबर की बात, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी है। 2 रेजिडेंट्स 24 घंटे की भूख हड़ताल पर भी हैं। रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार के चलते चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। मरीजों और उनके परिजनों को हो रही है भारी परेशानी। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा की अगर हम बात करें, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी है और कार्य बहिष्कार के चलते चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। 2 रेजिडेंट डॉक्टर ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पर भी है। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर है। एक तो स्टाइपेंड बढ़ाने की भी मांग है, एक तरफ सुरक्षा की भी मांग है और ये कई मांगे ऐसी हैं जिसको लेकर ये एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। वो मांगे क्या क्या है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था, समय पर भत्ते में इजाफा, ये ऐसी मांगे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा उठाई जा रही है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स का इंक्रीमेंट भी हो। बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव किया जाए, ये तमाम ऐसी मांगे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से उठाई जा रही है और जिसको लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। और कार्य बहिष्कार की चेतावनी नहीं, कार्य बहिष्कार करके वो स्ट्राइक पर है, चाहे वो कोटा की बात कर लीजिए, जयपुर की बात कर लीजिए, हर जगह पर। तो ये कुछ मांगे हैं जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर जो है ये विरोध है। अकादमिक और गैर अकादमिक SR के तनख्वाह की कमियां दूर की जाए, वेतन वृद्धि, पदोन्नति PG पास आउट डॉक्टर्स की तरह हो। तो ये बहुत सारी मांगे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के सामने आ रही हैं। एक तो मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध लगातार देखने को मिल रहा था। हालांकि इससे पहले आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन का कोई असर नजर नहीं आया, जिसके चलते एक बार फिर यह हड़ताल शुरू हुई है। तो वही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर चिकित्सा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है और चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि हर 6 महीने में आ सकती है डिमांड, आ जाती है डिमांड। साफ तौर पर इस पे पलटवार भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा और गजेंद्र सिंह खींवसर ने यह भी कहा कि सरकार के पास टैक्स पेयर्स का पैसा है, रस्सी को इतना भी ना खींचे कि टूट जाए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है इन्होंने। महीने में कितनी बारी मांगे कर ली हैं। अब सरकार जो है ये पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है ना। हमारे लिए तो बहुत इजी है कि हम ये बढ़ाते रहे। पैसा तो आपके टैक्स का है, आपके परिश्रम का पैसा है। और रेजिडेंट डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि ऐसे अगर ये बार बार धक्का देते रहे तो फिर क्या है कि रस्सी टूट जाएगी। हम उदार दिल से सोचेंगे, हम फेयरली सोचेंगे, पर ये रस्सी न तोड़े। क्योंकि क्या है कि अगर बहुत ज्यादा ये बढ़ गया तो फिर हमें दूसरे रास्ते, दूसरे रूट्स ढूंढने पड़ेंगे और वो क्या होगा कि उनके लिए भी अच्छे नहीं होंगे और हमारे लिए भी अच्छे नहीं। प्रदेश सरकार ने पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों को लेकर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक की है। बैठक में मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री मंजू बागमार मौजूद रहीं और बैठक में 7 विभागों के करीब 40 मामलों पर बातचीत की गई। बैठक में मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक करीब 264 बड़े फैसलों पर चर्चा हो चुकी है।
और अभी